कहते हैं इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है, लेकिन वह गलत फ़ैसला खुद उसके लिए भारी पड़ जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है जिस वजह से एक लड़की ही इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए ऐसा कर्म कर जाती है जिसकी वजह से वह दुनिया छोड़ कर ही चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है या वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है इटावा, और ठीक उसी का ही सराय एसर एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं श्याम सिंह यादव, जिनकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है सर्वेश कुमारी, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास होता है। श्याम सिंह के टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। जो सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है, अब जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होता है। लेकिन जो दूसरी नंबर की बेटी होती है जिसका नाम दीपांशी उर्फ रचना होता है, जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल के बीच होता है। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम विवेक होता है, अब जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होता है। श्याम सिंह यादव जो होते हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह स्कूल वैन का सहारा लेते हैं और उसी का ड्राइवर बनते हैं, और उसी में बच्चों का घर से पिकअप करना और स्कूल में छोड़ना उनका रोज़ का पेशा होता था, जिसकी वजह से उनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे और इसी पैसे से अपने तीनों बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाते थे। लेकिन जो उनकी बड़ी बेटी होती है पूजा, पास एक इंटर कॉलेज होता है, उसी में जाकर इंटरमीडिएट मौके पर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जो दूसरे नंबर की बेटी होती है इधर रचना भी उसी कॉलेज में हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी भी कर रही होती है। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है पास एक माध्यमिक विद्यालय, उसी में जाकर 8वीं में पढ़ाई कर रहा होता है। श्याम सिंह का जो परिवार होता है काफ़ी खुशी में परिवार भी होता है, छोटा मोटा परिवार भी होता है। लेकिन ठीक घटना से कुछ दिन पहले ही इधर सर्वेश कुमारी अपने छोटे बेटे विवेक को साथ लेती है, लेने के बाद अपने एक रिश्तेदारी के यहाँ निकल जाती है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 26 जनवरी साल 2019 का, पूरे भारत में गणतंत्र दिवस की तैयारी चल रही होती है। तो उसी वक्त इधर श्याम सिंह यादव जो होते हैं स्कूल वैन लेते हैं, लेने के बाद जाते हैं गांव में बच्चों को पिकअप करते हैं और फिर ले जाकर उसी स्कूल में बच्चों को छोड़ते हैं। लेकिन देखते हैं कि वहाँ तो फंक्शन का पूरा माहौल जो होता है बिखरा हुआ पड़ा हुआ होता है, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे, वह भी वहीं बैठकर उस कार्यक्रम का आनंद उठाने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है तो दोपहर के वक्त जो होता है श्याम सिंह देखते हैं कि बच्चों का जो होता टाइम वह ख़त्म हो गया, तो बच्चों को अपने वैन में बैठाते हैं और ले जाकर उनके गांव में बच्चों को छोड़ दिया। फिर जैसे ही दोपहर का वक्त हो जाता है तो उसी वक्त वैन लेते हैं, लेकर अपने ही घर पहुंच जाते हैं। तो अपने घर में दाखिल होते हैं श्याम सिंह, तो देखते हैं उनकी जो बड़ी बेटी होती है पूजा, वह तो वहीं खड़ी होती है, लेकिन उनकी जो छोटी बेटी होती है इधर रचना कहीं दिखाई नहीं देती। श्याम सिंह सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारी छोटी बेटी आज चली कहाँ गई, रचना दिखाई नहीं दे पा रही है। और जैसे ही चारपाई पर बैठते पूजा आकर खड़ी हो जाती है, तो पूजा से पूछ बैठते हैं कि बेटी तुम्हारी बहन जो होती है असल में रचना कहाँ चली गई। पूजा सुनती कहने लग जाती है कि रचना तो हमारे साथ स्कूल से पढ़ के आई, फिर हमारे साथ जो थे कपड़े बदले, फिर वह कहीं अपनी सहेली के यहाँ लगराह में चली गई। यह बात सोचते हैं, सोचने के बाद श्याम सिंह वहीं बैठ जाते, सोचने लग जाते हैं कि चलो अब आराम कर लिया जाए, हो सकता अभी आ जाए। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन जैसे ही चारपाई पर बैठे बैठे अचानक उनको नींद आती है। फिर कुछ देर बाद उनको होश आता है, उठते हैं, देखते हैं कि अभी उनकी जो बेटी होती है दीपांशी उर्फ रचना नहीं दिखाई देती। अपनी बेटी पूजा को बुलाते हैं, कहने लग जाते हैं कि पूजा अभी तक रचना नहीं दिखाई दी, आखिर में चली कहाँ गई। तो वहाँ पर पूजा कह देती है कि हो सकता अपनी सहेली के यहाँ रुक गई हो।
बस उसी वक्त अब श्याम सिंह उठते हैं। उठने के बाद इधर गांव में जाते हैं तो रचना की जो अपनी खास सहेली होती है, जो उसके सहपाठी होते हैं, उनके घर जाते हैं। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि रचना जो होती है स्कूल गई ही नहीं। लेकिन उनकी जो बड़ी बेटी होती है पूजा इस तरह की जिक्र कर चुकी होती है कि पिताजी वह तो हमारे साथ स्कूल से घर आई थी। लेकिन यह बात उनके मन में घर कर जाता है कि हमारी बड़ी बेटी पूजा हमसे इस तरह झूठ क्यों बोल रही है। घर आते हैं, अपनी बेटी से वही सवाल बार बार करते हैं, लेकिन पूजा जो होती है उसी सवाल पे अड़ी रहती है। इनके मन में काफ़ी शंकाएं जन्म ले लेती है और जन्म लेते ही अपने गांव में जाती काफ़ी घरों में इधर रचना के बारे में जानकारी मांगते हैं, लेकिन कोई भी जानकारी श्याम सिंह को नहीं मिल पाता। काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी मझली बेटी कहाँ चली गई, किसके घर रह गई। काफ़ी सहेलियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन तब भी कोई रचना के बारे में खोज खबर नहीं मिल पाता। और इसे तलाशी करते करते शाम का वक्त हो जाता है, लेकिन रचना अपने घर लौट के नहीं आ पाती। श्याम सिंह जो होते हैं उस समय सोच बैठते क्यों ना इसकी सूचना अपनी पत्नी सर्वेश कुमारी को दिया जाए। और फ़ोन मिलाते हैं, सर्वेश कुमारी को सूचना देते हैं, कहने लग जाते हैं तुम अर्जेंट इसी वक्त अपने घर वापस आ जाओ। पूरी एक एक बात सर्वेश कुमारी को बता देते हैं। और सर्वेश कुमारी जो होती उस समय सुनकर यह बात बड़े अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर हमारी बेटी रचना कहाँ चली गई। अपने बेटे विवेक को साथ लेती है, फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन इधर सर्वेश कुमारी के पूरे गांव वालों को खबर लग जाती है कि इनकी जो बेटी होती है दीपांशी उर्फ रचना कहीं चली गई है, उसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा। क्योंकि एक जवान लड़की होती है इसलिए गांव में हलचल सी मच जाती है। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता। और ऐसे कोशिश करते करते शाम का वक्त बीतने का हो जाता है, लेकिन रचना तब भी घर वापस लौट के नहीं आती। जैसे रात का 8 बजे के आसपास टाइम हो जाता है तो श्याम सिंह यादव काफ़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। उनके मन में शंकाएं जन्म ले लेती है। तो उसी वक्त अपने कुछ हितैषी को साथ लेते हैं और अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने सिविल लाइन्स पहुंच जाते हैं। और वहां के थाना इंस्पेक्टर होते हैं जो नाइट ड्यूटी पर तैनात होते हैं, आरपी सिंह वहीं पर मौजूद होते हैं। उन्हीं के सामने इधर श्याम सिंह यादव अपनी बेटी दीपांशी उर्फ रचना के बारे में पूरी एक एक बात बता देते हैं। आरपी सिंह जो होते हैं उसी वक्त इनकी बेटी के बारे में हर बात जान लेते हैं और साथ में फ़ोटो लेते हैं, हुलिया लेते हैं। लेने के बाद गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। करने के बाद सत्वाना देकर वहाँ श्याम सिंह को वापस घर भेज देते हैं। और पुलिस की टीम इधर अपने हिसाब से जाँच पड़ताल में लग जाती है। 2 घंटे और तलाशी करते हैं, लेकिन जैसे रात का 10 बजे के आसपास टाइम होता है तो इधर श्याम सिंह यादव की जो अपनी पत्नी होती है सर्वेश कुमारी अपने बेटे विवेक को लेकर अपने घर में पहुंचती है। और पहुंचते ही यही जिक्र कर देती है कि आखिर अभी तक हमारी बेटी रचना रह कहाँ गई है। श्याम सिंह और साथ में सर्वेश दोनों बैठकर आपस में राय मशवरा करते हैं, लेकिन सर्वेश उसी समय अपने पति के सामने ऐसी बात कह जाती है जिसकी वजह से इधर श्याम सिंह के मन में एक शंका जन्म लेता, क्यों ना हमारी अपनी बड़ी बेटी से इस बारे में जिक्र करके एक बात पूछी जाए। और इसी बात को मन में दबाए हुए अपनी बड़ी बेटी पूजा को बुलाते अपने पास अपनी बेटी और साथ में पूजा की जो छोटी बहन होती है रचना के बारे में पूछताछ करते हैं। इसी बात पे अड़ी रहती है कि वह तो हमारे साथ स्कूल तो गई थी लेकिन लौट के आई थी। लेकिन इधर श्याम सिंह को पता होता है कि हमारी जो बेटी होती है रचना स्कूल तो गई नहीं, तो घर आखिर में लौट के आएगी कहाँ। यही बात लेकर पति और पत्नी के मन में अड़ंगा बन जाती है। लेकिन वहीं पर पूजा की काफ़ी ज़ोर से पिटाई करते हैं, लेकिन इधर पूजा अपनी बात पे अड़ी रहती है। काफ़ी थक हार जाते हैं। थक हार कर पूरे गांव वालों को सहायता से अपने ही गांव में तलाशी करवाते हैं, लेकिन कहीं पर भी रचना उर्फ दीपांशी का अता पता नहीं चलता। लेकिन जैसे दूसरे दिन का यानी कि 27 जनवरी साल 2019 का सुबह का टाइम होता, उसी वक्त गांव का एक व्यक्ति होता है जो गांव के बाहर एक तालाब होता, वहीं जाकर मौके पर शौच के लिए हाथ लगाना जैसे ही जलकुंभी में शुरू कर देता है, तो उसी समय देखता एक बोरी होता है, जिस बोरी को काफ़ी गांव के कुत्ते एकाएक पर के नोच रहे थे, खींच रहे होते हैं। तो वह व्यक्ति खड़ा होता, उसके मन में आशंकाएं जन्म ले लेती है, कहीं ना इस बोरी में किसी व्यक्ति का डेड बॉडी तो नहीं है। वह व्यक्ति वहीं चिल्ला पड़ता है, लेकिन इसकी जो सूचना होता है ठीक श्याम सिंह को लग जाता है। श्याम सिंह का जो घर होता है ठीक उसी घर के पीछे यही तालाब होता है। लेकिन श्याम सिंह जैसी खबर पाते हैं उसी समय अपने मन में शंकाएं लिए हुए तालाब के पास जाते हैं। वह भी बोरी को बड़े ध्यान से देखते हैं, लेकिन उनके मन में भी शंकाएं गूंज बैठती, कहीं ना इस बोरी में किसी व्यक्ति का डेड बॉडी तो नहीं है। तुरंत वहाँ से किसी व्यक्ति को साथ लेते हैं और लेकर अपने नज़दीकी पुलिस थाने सिविल लाइन्स पहुँच जाते हैं और वहाँ पर JP सिंह को सूचना देते हैं। थाना प्रभारी सूचना पाते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं, कुछ फॉरेंसिक टीम को लेते हैं
और उसी तालाब में पहुंचते हैं और इस तालाब में से 2 पुलिसकर्मी की सहायता से उस बोरी को बाहर निकलवाते हैं। लेकिन जैसे मुंह को खोला जाता है उसी में एक लड़की की डेड बॉडी निकलती है, अब जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के आसपास होता है। लेकिन जैसे चेहरा बाहर आता है, इस चेहरे को देखकर श्याम सिंह यादव वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। आस पड़ोस जितने भी लोग होते हैं वह देखकर वहीं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं होता, वह श्याम सिंह की यादव की अपनी ही बेटी होती है, दीपांशी उर्फ रचना। काफ़ी लोगों में एक माहौल सा बिगड़ जाता है, लेकिन इसकी खबर जो होता है उसी वक्त जाकर श्याम सिंह यादव की अपनी जो पत्नी होती है सर्वेश कुमारी को लग जाता। अब सर्वेश कुमारी खबर पाती है तो वह भी वहीं आती है और दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ती है, और पूजा भी वहीं पहुंचती है, वह भी दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ती है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करती है, लेकिन जब पुलिस की टीम डेड बॉडी को अच्छे तरीके से देख रेख करती है, पता चलता है डेड बॉडी का जो गला होता है उसी गले पर किसी काले रंग का निशान पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि सांस फूलने की वजह से ही इधर दीपांशी उर्फ रचना की मौत हो गई है। पुलिस की टीम डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेने के बाद कुछ साक्ष्य जुटाती है, जो सबूत मिले हुए थे उसको अपने कब्जे में लेती है, फिर उठा के अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में मोर्चरी हाउस भिजवा देती है और श्याम सिंह यादव को अपने ही साथ उनके घर ले जाती है। फिर वहीं उनसे पूछताछ करती है और सामने उनकी अपनी पत्नी सर्वेश कुमारी भी खड़ी होती है। दोनों पुलिस के सामने बेधड़क करने लग जाते कि साहब, हमारी छोटी जो बेटी होती है रचना की दुनिया से हटाने में किसी और का हाथ नहीं हो सकता, हमारी अपनी बड़ी बेटी, खुद की बड़ी बेटी पूजा ही है। पुलिस की टीम जब इस सवाल का जवाब वह सुनती है, सुनने के बाद चौंक से जाती है कि आखिर पूजा अपनी छोटी बहन की हत्या इस तरह क्यों करेगी। लेकिन इसी सवाल का जवाब करने के लिए थाना प्रभारी जो होते हैं वहीं सर्वेश कुमारी से पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस को समझ में आ जाता है कि यह प्रेम प्रसंग का मामला, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है वहीं पर खड़े श्याम सिंह से पूछताछ करते। श्याम सिंह कहने लग जाते कि साहब, हमें पूरा यकीन है हमारी जो बड़ी बेटी है पूजा का साथ देने के लिए उसका एक अपना करीबी दोस्त है अवधपाल है, और साथ में अवधपाल का एक करीबी दोस्त है अनिल, जो साहब हमारे ही पड़ोस का रहने वाला है। इन्हीं दोनों ने मिलकर हमारी पूजा बेटी का साथ दिया और साथ में मिलकर तीनों ने मिलकर हमारी छोटी बेटी दीपांशी की बेरहम तरीके से हत्या करवाई है। यह बात पुलिस सुनती है। सुनने के बाद श्याम सिंह के तहरीर पर तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है और बिना टाइम गंवाए इधर अवधपाल और साथ में अनिल की तलाशी करती है। लेकिन पता चलता अवधपाल और साथ में अनिल घर छोड़कर तो फरार चल रहे हैं और पुलिस का जो शंका होता है और गहरा हो जाता है। इसलिए पुलिस की टीम उसी वक्त मुखबिर लगा दी इनकी तलाशी करने के लिए, और तभी पता चलता ठीक सराया जो चुंगी पड़ता वहीं पर जाकर इधर अनिल और साथ में अवधपाल दोनों एक ही साथ खड़े हुए हाथ में झोला लिए हुए। पुलिस की टीम खबर पाते ही वहाँ पहुँचती है, धावा बोल देती है, दोनों को अपने कस्टडी में थाने लाती है। लेकिन साथ में इधर पूजा को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंचती है। पुलिस की टीम पूजा से जब पूछताछ करती है तो उसके चेहरे की जो रौनक होती है देखकर पूजा की वहां पुलिस समझ भी जाती है। लेकिन पुलिस जैसे पूजा के सामने सख्ती दिखाती, कहने लग जाती कि साहब, हमने अपनी बहन रचना उर्फ दीपांशी की हत्या अपने हाथों से नहीं की थी साहब। हमारे बीच उस दिन तो काफ़ी बार झगड़े तकरार हुए थे, इसी झगड़े तकरार की वजह से हमने अपनी बहन को काफ़ी बार मार पिटाई कर दी थी। हमारी जो बहन होती है वह रचना खुद कमरे में जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन साहब गल में फंदा लगा लेती है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसते तो हमारी बहन जो थी पंखे से झूल रही थी उसको उतारते हैं। लेकिन साहब हम डर सा जाते हैं, सोच बैठते कि हमारी बहन ने या कैसा कारनामा कर लिया, कहीं हम फंस ना जाए, और इसी डर की वजह से अपनी बहन की बॉडी को बोरी में डंप करते हैं और ले जाकर साइकिल से ही अपने घर के पिछवाड़े जो तालाब है उसी में डंप कर देते हैं। सोचते साहब अब हमारे साथ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है यह बात सुनकर उलझन में पड़ती, सोच बैठती है कि या तो बात में दम नहीं दिख रहा है। और पुलिस जो है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए अपने टीमों के साथ कुछ राय मशवरा लेती है। पुलिस इस साक्ष्य को और सच्चाई में तब्दील करने के लिए एक टीम का गठन करती है। वही टीम जो होती है इधर जांच पड़ताल के लिए जिस कमरे में रचना की हत्या का राज छुपा हुआ था उसी कमरे में पहुँचती है और उस छत पे लगे हुए पंखे की निगरानी करती है। देखती है पंखा पूरी तरह से धूल से एकदम जमड़ा हुआ पड़ा हुआ है, कहीं धूल के कण भी अलग नहीं होते। पुलिस समझ जाती है कि पूरी तरह से पूजा हमसे झूठ तो बोल रही है, उसके पेट में कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी पड़ी हुई है। पुलिस की टीम वहाँ बिना टाइम गंवाए दोबारा पूजा को उसके घर से हिरासत में लेकर थाने पहुँच जाती है और जैसे ही शक्ति दिखाती है पूजा उसी वक्त अपनी बहन दीपांशी उर्फ रचना की हत्या के एक एक राज खोलती है जो सच्चाई रखती है। इसे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी थर्रा सा जाता है।
असल में उसी उत्तर प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है इटावा, और उसी का एक सरैया चुंगी पड़ता है। उसी सरैया चुंगी का ही रहने वाला होता है अवधपाल। अवधपाल का एक अपना बड़ा भाई भी होता है वीरपाल। वीरपाल का खुद का अपना दूध डेयरी का दुकान होता है जो उसी मार्केट में होता है, काफ़ी तौर तरीके से चल भी रहा होता है, लेकिन उसी दुकान पर ही बैठने वाला उसका अपना छोटा भाई होता है अवधपाल। दोनों रहकर उसी दुकान को काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चलाया करते थे। लेकिन इधर अवधपाल का एक अपना करीबी दोस्त होता है अनिल। अनिल जो होता है ठीक पूजा का ही पड़ोस का ही रहने वाला होता है, और अनिल के घर इधर अवधपाल का आना जाना बन जाता। आने जाने की वजह से एक दिन अवधपाल की जो नज़र होता है अनिल के पड़ोस की रहने वाले घर में पहुंचती, पता लगता उस घर में एक खूबसूरत भला है जिसका नाम होता है पूजा। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, जो अपने ही पास एक इंटर कॉलेज होता है उसी में जाकर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन उसी कॉलेज में उसकी अपनी छोटी बहन भी होती है, चंचल भी पढ़ाई कर रही होती है। दोनों बहन जो होते पगडंडियों के सहारे पैदल ही उसी कॉलेज में आए जाया करते थे। लेकिन रास्ते में एक दिन मुलाकात जो होता है इधर जाकर अवधपाल से हो जाता है। लेकिन अवधपाल जैसे ही पूजा को अपने सामने देखता है, खूबसूरती को देखता, देखने के बाद एक ही नज़र में दीवाना हो पड़ता। उसी दिन से मन में ठान लेता है कि अब चाहे जिस हद तक गुजरना पड़े, हमें पूजा को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े तो उस हद को हम पार करेंगे। और यही बात वह ठान लेता, और जब ठान लेता उसी दिन से पूजा के इर्द गिर्द जो होता है अवधपाल मंडराना शुरू कर देता है। दोनों हमउम्र होते हैं और दोनों का एक ही इलाके में आना जाना भी होता है। इसीलिए से पूजा के रास्ते में जैसे ही अवधपाल पड़ता तो पूजा एक ही नज़र में अवधपाल को देख लेती और पहचान लेती कि आगे अवधपाल के मन में क्या चल रहा है। अब यह सिलसिला जो होता है अवधपाल और साथ में पूजा के मन में हिलोरे मारने के लिए चलने शुरू हो जाते हैं। प्यार प्रसंग के जो मोड़ होते हैं उमड़ पड़ते हैं और ऐसे ही चलने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे चलते चलते कुछ महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन दोनों में किसी की हिम्मत नहीं होती कि जाकर एक दिन किसी ना किसी के सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन दूसरी तरफ अवधपाल अपने प्यार का इजहार करने के लिए इस तरह पागल सा हो जाता है कि सोच बैठता कि अब चाहे जो हो जाए अपने प्यार का इजहार तो हम कर ही लेंगे। तब एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर रचना के साथ उसकी अपनी जो बहन होती है पूजा रास्ते से स्कूल से लौट रही होती है। तब एक सुनसान जगह होता है, उसी सुनसान जगह पर इधर अवधपाल जाकर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हो जाता है। इसी बीच पूजा की नज़र होती है अवधपाल पे पड़ जाती है और उसकी मुस्कुराहट को देखकर पूजा पहचान लेती है और पीछे हो जाती है। और जैसे पीछे हो जाती है तो इधर रचना जो होती है धीरे धीरे अपने गाँव की तरफ बढ़ पड़ती है और पीछे पूजा अकेली पड़ जाती है। और वहीं पर जाकर एकाएक खुद अवधपाल पूजा का हाथ पकड़ लेता, कहने लग जाता कि पूजा आज हम तुमसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। लेकिन पूजा को पता होता है कि आखिर अवधपाल आज हमसे क्या बात करना चाहता। उसी वक्त मुस्कुरा पड़ती है, लेकिन वहीं पर अवधपाल कह देता है कि पूजा हमारे अंदर हिम्मत नहीं जाग पा रही है, इसीलिए तुम यहाँ पर्ची पकड़ो। और उसी वक्त अवधपाल पूजा को वही पर्ची पकड़ा देता है और पूजा वही पर्ची लेती है, तुरंत ही अपने बहन के साथ अपने घर पहुँचती है। लेकिन जैसी रात का वक्त होता है पूजा वही पर्ची निकालती, पढ़ती है, देखती है, उसमें तो अवधपाल के द्वारा ही प्रेम का इजहार किया गया है। और प्रेम का इजहार का जो चित्र होता है लेखा जोखा पढ़कर इधर पूजा के मन में वही प्रेम की इजहार बैठ जाता है। उसी दिन से ठान लेती है कि अब तो वह टाइम बचा नहीं कि जो अब हमारे बीच दूरी बनाए। और पूरी रात जो होता पूजा के लिए एकदम सा भारी पड़ जाता, उतावलापन बन जाता है। लेकिन जैसे भोर का टाइम होने को होता है तो पूजा उठती है, 2 लेटर लेती है और बड़े अच्छे तरीके से अपने प्यार का इजहार करते हुए अवधपाल के लिए लिख देती है। भोर का टाइम होता है, भोर के टाइम में ही इधर पूजा बिना अपनी बहन के बताए हुए अपने घर से अपना स्कूल बैग लेकर निकल जाती है और जाकर एक झाड़ी के पास खड़ी हो जाती है। लेकिन देखती तो पहले से वहाँ कर अवधपाल खड़ा हुआ है। अवधपाल जैसे पूजा को देखता है उसकी खुशी की जो लहर होती है वह बढ़ जाती है, तो देख कर एकदम खुश हो जाता है। और उसी वक्त अवधपाल जाता है पूजा के पास, लेकिन पूजा बिना बोले चाले अवधपाल को वही लेटर पकड़ा देती है। और लेटर लेकर बिना टाइम गंवाए अवधपाल जाता है, साइड में ही लेटर को पढ़ता है तो देखकर दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। समझ जाता है कि पूजा भी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। और दूसरे दिन से जो होता है मिलना जुलना चोरी छुपे पूजा और साथ में अवधपाल का जारी हो जाता है। इधर जब भी कॉलेज के लिए पूजा निकलती तो पीछे पीछे अवधपाल मंडराना शुरू कर देता, रास्ते भर कैसे न तैसे बातचीत जरूर कर लेता। और शाम के टाइम जैसे ही होता तो उसी वक्त जिस कॉलेज में पूजा पढ़ाई कर रही होती उसी कॉलेज के गेट पर जाकर अवधपाल अपना बैग लेकर खड़ा हो जाता।
और पूजा 1 घंटे पहले निकल जाती और जाकर उसकी बाइक पर बैठकर इधर उधर मंडराना शुरू करते थे। कभी पार्क कभी होटलों में अपना टाइम स्पेंड करने लग जाती। और पूजा अवधपाल का जो प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं वह कहीं किसी के कान में नहीं पहुंच पाता। दोनों निर्भीक होकर अपने प्रेम का जारी रखना शुरू कर देते हैं। वक्त बड़े अच्छे से गुजरता है। ऐसे गुजरते गुजरते दोनों एक दिन जाकर दोनों शादी का फैसला ले लेते हैं। यहाँ तक दोनों हदें भी पार कर देते हैं। हद पार करने के बाद दोनों अपने रिश्ते को अंजाम देते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, एक दिन सच्चाई सबके सामने निकल कर आ जाती। चाहे जैसे ही हो, होता यूँ है कि घटना से ठीक कुछ ही महीने पहले जैसे ही शाम का टाइम होता है, उसी वक्त ठीक छुट्टी होने से 1 घंटा पहले पूजा अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर निकल तो जाती है। लेकिन उसी वक्त इसकी जो भनक होती है जाकर अब दीपांशी और रचना को लग जाती है कि हमारी बड़ी बहन पूजा छुट्टी लेकर कहीं गई हुई है। और उसी वक्त पीछा करती है। लेकिन जैसे कॉलेज से लगभग आधा किलोमीटर दूर जाती, झाड़ी के पास देखती है कि उसकी जो अपनी बड़ी बहन होती है पूजा, वह उसी वक्त अवधपाल से हंस खिलाकर बात कर रही है। वह पूरा मामला समझ जाती है। बिना पूजा की जानकारी के वहाँ से निकलती अपने घर आती है और अपने पिता श्याम सिंह यादव और साथ में अपनी माँ सर्पेश कुमारी की एक एक बात बता देती है। दोनों सुनने के बाद उनके पैरों नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। लेकिन जैसे कुछ घंटे बाद इधर पूजा अपने घर पहुंचती है। पहुंचते ही बैग रखती है। उसके जो पिता होते हैं पूजा को अलग कमरे में बुलाते हैं। वहाँ पूछताछ शुरू कर देते हैं, एक एक बात पूछते हैं। लेकिन जब पूजा समझ जाती है कि अब हमारे प्यार प्रसंग के जो भांडे होते हैं फूट चुके हैं, अब हमें झूठ बोलना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, पूजा बेधड़क करने लग जाती है कि हमें अवधपाल से काफ़ी दिनों से प्यार का मामले में मोड़ चल रहे हैं। और इसके लिए हम हिम्मत जुटा रहे थे कि पिताजी आपके सामने यह बात खोलेंगे। लेकिन जैसे यह बात श्याम सिंह सुनते एकदम दंग सा रह जाते हैं और उसी समय अपनी बेटी को काफ़ी डांट फटकार लगाते हैं और यहाँ तक कि पूजा की पिटाई भी कर देते हैं। कहते हैं आज से तुम्हारा कॉलेज सब कुछ जाना बंद है। लेकिन इधर सर्वेश कुमारी श्याम सिंह को काफ़ी समझाती बुझाती है। लेकिन जब समझा बुझा देती है, सर्वेश भी समझ जाते हैं कि बेटी की पढ़ाई पर कोई रोक टोक ना लगे। और इसीलिए सर्वेश कुमारी और साथ में श्याम सिंह दोनों मिलकर अपनी छोटी बेटी रचना को बुलाते हैं। समझाते हैं कि आज से तुम्हारा अपनी बड़े बहन के ऊपर पहरे की तरह इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा। पूजा सुनती है, अपने पिता की बात मान लेती है। लेकिन उसी दिन से जैसे ही कॉलेज निकलती इधर पूजा, उसी वक्त रचना भी पीछे पड़ जाती है। हर तरफ ध्यान लगाना शुरू कर देती है। और उसी दिन से इधर पूजा और साथ में अवधपाल के बीच दूरियां खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ दिन चलता है। लेकिन जब पूजा समझ जाती है कि हमारी बहन हमारे प्यार में पूरी तरह से अड़ंगा बन रही है, तो कैसे न तैसे मिलकर कुछ वक्त निकाल कर इसकी जो जानकारी होती है या जानकारी जाकर अवधपाल को देती है। अवधपाल खबर पाता है, उसी समय सोच बैठता है इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। अवधपाल जो होता है उसका ही करीबी जो दोस्त होता है अनिल से जाकर मिलता, कहने लग जाता कि दोस्त हमारी प्रेमिका से बात करने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम तुम्हें यह नया मोबाइल दे रहे हैं। और नया मोबाइल उसी वक्त अनिल को दे देता है। लेकिन अनिल जैसे देखता पूजा के घर में उस वक्त कोई नहीं है, तो वही मोबाइल लेकर अनिल खुद पूजा के घर में घुस जाता और वही मोबाइल लेकर पूजा खुद ही अवधपाल से बात कर लेती। यह सिलसिला दोनों के बीच बातें के थ्रू चलने लग जाता। और जब चलने लग जाता है तभी एक दिन खुद इधर रचना अपनी बड़ी बहन पूजा को फ़ोन पे बात करते हुए देख लेती। इसकी जानकारी जाकर अपने पिता और अपनी मम्मी को दे देती है। और जैसी खबर पाते हैं दोनों मिलकर पूजा की काफ़ी बेरहम तरीके से पिटाई कर देते हैं। और इसकी सूचना जाकर अवधपाल को लग जाता है। ना कुछ सोच पाता, ना कुछ समझ पाता है कि आखिर अब तो करे क्या। लेकिन इधर जैसे मौका मिलता अनिल हर कोशिश करता कि पूजा से अवधपाल का बात कराया जाए। और इसी सिलसिले आने भी लगा रहता है। लेकिन जब लगा रहता है तो अवधपाल को समझ में आ जाता है कि इसकी अपनी जो छोटी बहन है रचना हमारे प्यार में पूरी तरह से अड़ंगा बन रही है। तो सोच बैठता इसे दूर करने के लिए कोई ना कोई हमें षड्यंत्र तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी 24 जनवरी साल 2019 का वक्त होता है। तो उसी दिन सर्वेश कुमारी अपने छोटे बेटे विवेक को साथ लेती है और साथ लेने के बाद चरुआ मानी चली जाती है जो मैनपुरी में पड़ता है। वहीं पर जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ कुछ रिश्तेदारी निभाना शुरू कर देती है। लेकिन इसकी खबर जैसे अनिल को लगता है कि इसी वक्त जो होता है पूजा की जो अपनी माँ है सर्वेश कुमारी अपने छोटे बेटे को लेकर कहीं रिश्तेदारी में गई हुई है, तो अनिल खबर पाता उसी वक्त फ़ोन कर देता है। इधर अवधपाल के पास सारी बात बता देता है और फ़ोन लेकर एकाएक घर में उसी वक्त घुस जाता अनिल पाल। और वहीं पूजा को पाता है, वहीं पर बात करना दोनों शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे बात करना शुरू कर देते हैं तो उसी वक्त पूजा की जो नज़र होती है अपनी छोटी बहन रचना पर पड़ जाती, फ़ोन काट देती है। तो उसी वक्त पूजा फैसला ले लेती है कि आखिर इस हमारे रोड़े और प्यार में अड़ंगा बनने वाले जो रास्ते इसको हमेशा के लिए तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचना पड़ेगा।
और उसी दिन से षड्यंत्र रचती रहती है। लेकिन जैसे 26 जनवरी साल 2019 का वक्त होता है, अब सुबह सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त दीपांशी उर्फ रचना के जो अपने पिता होते हैं श्याम सिंह यादव, गणतंत्र दिवस की पूरे शहर में तैयारी चल रही होती है। तो स्कूल वैन लेते हैं, लेने के बाद स्कूल में चले जाते हैं। लेकिन इसकी जो खबर होती है अनिल को लग जाता कि इस समय इसके घर में ना उसके अपने पिता हैं ना उसकी अपनी बहन है, क्योंकि उस समय रचना जो होती है अपनी सहेली के यहाँ कुछ अर्जेंट काम से निकल गई होती है। घर में सिर्फ वही अकेली पूजा बची होती है। अनिल घर में घुस जाता है और वही मोबाइल जो होता है इधर पूजा को पकड़ा देता है। वीडियो कॉलिंग पे पूजा आवाज़ पाल से लग जाती है, बात करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता अपने आप अंदर दाखिल हो जाती है। इधर रचना पीछे से पूरी बात करते हुए देख लेती है। देखने के बाद वहीं अपनी बड़ी बहन के ऊपर भड़क जाती है, धमकाना शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि आज इसकी जानकारी जाकर पिता को ज़रूर दे देंगे और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम आज यह मोबाइल वापस लौटा दो। लेकिन यही बात सुनकर इधर पूजा भड़क जाती है। भड़कने की वजह से वहीं पर दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं और झगड़े तकरार इस तरह बढ़ जाते हैं कि रचना वही मोबाइल लेती है और ले जाकर दीवार पर दे मारती है, जिसकी वजह से मोबाइल चकनाचूर हो जाती है। और इधर पूजा का जो गुस्सा होता है 7वें आसमान पे पहुंचने की वजह से वहीं पूजा उठती है। उठकर अपनी छोटी बहन रचना उर्फ दीपांशी के गले पर वही जो दुपट्टा लपटा था वही जोर से खींच लेती है और खींचते ही वह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए रचना उर्फ दीपांशी चली जाती है। लेकिन जब तक इधर पूजा को होश आता तब तक वह तो ज़मीन पकड़ चुकी होती है। रो रो कर अपनी बहन को काफ़ी बार जगाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन इधर रचना की आंख नहीं खुल पाती। यह सब नज़ारा देखकर वहीं पूजा एकदम डर सा जाती है। और उसी वक्त इस राज और पुलिस से बचने के लिए एक षड्यंत्र, उसी षड्यंत्र के तहत अपने बहन की बोरी को ले जाती है, एक प्लास्टिक की बोरी में डम करके बांध देती है। लेकिन जैसे ही सुनसान नज़ारा देखती है, इर्द गिर्द देखती है, तो अपने पीछे वाले जो दरवाज़ा खोलती है तो उसके पीछे एक तालाब होता है, उसी तालाब में ले जाकर उसी बोरी को डंप कर देती है, अपने घर में चली आती है। लेकिन जैसे दोपहर का टाइम होता है, इधर रचना के जो पिता होते हैं श्याम सिंह यादव घर पहुंचते हैं, अपनी बेटी को ना पाकर काफ़ी पूछताछ करते हैं और इसी पूछताछ में पूजा घेरे में फंस जाती है। लेकिन जब पुलिस के सामने सच्चाई खुद पूजा रखती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल सा जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है इधर पूजा को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के ही जो कोर्ट होता है उसमें पेश कर देती है और कोर्ट में पूजा के ऊपर काफ़ी गंभीरता मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। और इसमें अवधपाल और साथ में अनिल को निर्दोष बताकर उनके घर वापस सही सलामत छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।